हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हो प्रतीक्स बायोलॉजी हम। इस चैनल पे हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी के एग्जैक्ट फ्लो में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। ये मेरा पहला वीडियो है और अगर आप क्लास 11th या क्लास 12 के बायोलॉजी को ट्रूली समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। So without any kind of obstruction, let's start it. सो हम सबसे पहले देखेंगे रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन को सुनते ही हमारे दिमाग में यही आता है कि सांस अंदर लेना और सांस छोड़ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हाँ, ये रेस्पिरेशन है, बट ये रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, पूरा रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होते हैं, बहुत सारी स्टेप्स का की जोड़ को हम रेस्पिरेशंस कहते हैं। और जो हमारा एक्सहेलेशन और इनहेलेशन है ना, ये हम देख पा रहे हैं कि ये इनहेल कर रहा है, ठीक है, और फिर एक्सहेल कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का। तो हम इनहेल किए तो O2 अंदर आया। O2 अंदर आने के बाद क्या होगा, फिर अल्वियोली में डिफ्यूज़न होगा, अल्वियोली और ब्लड के बीच में। तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल में चला जाएगा और CO2 हमारे अल्वियोली में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा स्टेप है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है जो अल्वियोली में, दूसरा स्टेप है, ठीक है। और थर्ड जो हमारा स्टेप होगा, एक्सक्यूज मी, थर्ड जो हमारा स्टेप है वो है ट्रांसपोर्ट का। ये जो ऑक्सीजन जो आया है अल्वियोली से वो हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे पूरे बॉडी में जा रहा है तब क्या होगा कि वो सेल्स वगैरह में भी तो जाएगा, टिश्यूज़ वगैरह में भी तो जाएगा। तो टिश्यूज़ और सेल्स के बीच में ये थर्ड स्टेप अकर हो रहा है, ठीक है। इसमें भी डिफ्यूज़न के थ्रू क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे टिश्यूज़ में आ रहा है और टिश्यूज़ से CO2 चला जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे एक डिफ्यूज़न हो रहा है कि अब जो सेल्स का जो CO2 है वो क्या हो रहा है, ब्लड में चला जा रहा है और फिर वापस से वो कहाँ पर आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे अल्वियोली में आ रहा है और फिर यहाँ से वो अल्वियोली में इससे क्या हो रहा है, CO2 अल्वियोली में चला जा रहा है और हमारा जो ऑक्सीनेटेड है वो ब्लड में चला जा रहा है और फिर CO2 जैसे ही अल्वियोली में आ रहा है फिर हम एक्सहेल कर ले रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या होगा, रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है। आई होप रेस्पिरेशन क्लियर हो गया आप लोग को। अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। वेट अ मिनट। सेलुलर रेस्पिरेशन नाम में ही आ रहा है, नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो रेस्पिरेशन है हमारे सेल्स में होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है, आर्टरी है। यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज है। और ये O2 लेगा ब्लड से, ठीक है। सपोज करते हैं हमारा सेल है, ये O2 लिया ब्लड से और प्लस ग्लूकोज था ऑलरेडी हमारे सेल में, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा के क्या हो रहा है कि हमें क्या मिल रहा है, ATP मिल रहा है, ठीक है। और हमें एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एक CO2 मिल रहा है और दूसरा H2O मिल रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को तो हमें पहले से पता है कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इस वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। अब फिर जो वेस्ट हमारा जो CO2 निकल रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, वो वापस फिर डिफ्यूज़न के थ्रू ब्लड में चला जाता है। तो ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और मोस्ट मतलब कि एनिमल किंगडम्स में वर्टिब्रेट्स मैमल्स को छोड़ करके आपको बाकी समय जो होंगे वो समय आपको सेलुलर रेस्पिरेशन ही दिखता है, ठीक है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, ठीक है, दोनों मिलते जुलते टर्म्स हैं क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग आता है, बट ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। सो हम ब्रीदिंग जो टर्म इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, जो हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिसमें वेल डेवलप्ड लंग्स, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, A to Z थिंग सब कुछ वेल डेवलप्ड हो, ठीक है। हम डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं और रेस्पिरेशन में एक और बार देख लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या, सेल के अंदर होता है, फूड रहता है मीन्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ एनर्जी बनाता है। इसमें क्या हो रहा है, CO2 और वाटर क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है और एनर्जी बॉडी के अंदर काम में के लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग ऑलरेडी देख चुके हैं, ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को ही हम ब्रीदिंग कह रहे होते हैं और ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। एक और बार हम देख लेते हैं।
ब्रीदिंग क्या, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन विच अकर्स इन सेल reaction of glucose plus oxygen and we get ATP which is used by cell itself and waste product is CO2 and H2 is formed. Now come to the steps of the respiration. Okay, first step, as we know, breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. Okay, सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ आपका यही बात हो रहा है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की बात हो रही है और कुछ नहीं. फिर सेकेंड स्टेप में हमने क्या देखा था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस देखे थे, O2 और CO2 के एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, एल्वियोलर मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स में हमने जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा था. ठीक है, उसके बाद फिर वो पूरे बॉडी में क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था पूरे बॉडी में. फिर उसके बाद क्या हो रहा था, वो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज. फिर वो जैसे कि मान लीजिए सेल हो गया, सेल में क्या आ रहा है, O2 आ रहा है और सेल से जा क्या रहा है, CO2. ठीक है, अब हमारा जो फिफ्थ क्या हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन डेल्ट इन द चैप्टर 14. मतलब CO2 आपका रिलीज हो रहा है ब्लड में, फिर से वो वापस से कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, डिऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए. ठीक है, तो ये स्टेप्स हो गए रेस्पिरेशन के. ठीक है, कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस विच रिलीजेस स्टोर्ड एनर्जी. ओके, जैसे कि आपका जैसे प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन किसका चेन, उसको सिंपल फॉर्म में अगर हम तोड़े प्रोटीन को तो क्या मिलेगा हमें, अमाइनो एसिड का एक लंबा चेन हमें मिलेगा जो कि हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्व कर सकती है. ठीक है, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है. ये जो भी रिएक्शन होता है ये सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है. ओके, आई होप क्लियर ऑल द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, ये लाइन हम समझते हैं, ये एनसीईआरटी का गिवन लाइन है. मैंने कहा था रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग क्या है, अलग अलग है. ठीक है, अलग अलग नहीं, मतलब रेस्पिरेशन का एक स्टेप है ब्रीदिंग, बट ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन नहीं कह सकते. लेकिन एनसीईआरटी का ये लाइन है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट अगर नीट या बोर्ड एग्जाम में आता है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड एटमॉस्फेरिक एयर और CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल, अगर ब्रीदिंग के बजाय अगर रेस्पिरेशन लिखा रहता है देन वो क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है ये. बट हमें पता है रेस्पिरेशन क्या और ब्रीदिंग क्या है. रेस्पिरेशन का स्टेप 1 है ब्रीदिंग. ओके, आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक. अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो कि एनिमल किंगडम के कुछ स्पीसीज़ के आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो वही इन स्पीसीज़ के हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन. जैसे कि सबसे बेसिक आ गया एनिमल किंगडम में, स्पॉन्जेस आ गए, सिलेंट्रेट्स आ गए, प्लेटफॉर्म्स आ गए. तो इन सब का कुछ नहीं, इन सब का क्या रहता है कि इनका जैसे कि मान लीजिए ये है, तो इनका जो बॉडी सर्फेस है ना, उससे करते हैं अपना रेस्पिरेशन. ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सर्फेस. फिर अर्थवर्म आता है. अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म के ये कैसे करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल हो, जैसे कि अर्थवर्म में छोटे छोटे इसके पास क्या रहता है, ऐसे होल्स जैसे रहते हैं, वो वहाँ से रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल. और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं. अब इंसेक्ट्स में बेसिकली क्या रहता है, नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब रहता है, ट्रैकेल ट्यूब्स रहता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, कॉकरोच वगैरह, तो उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, फिशेस और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, इन सब में क्या रहता है, गिल्स रहता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है. जैसे ये फिश होगा, यहाँ पे रहता है, जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उनको पता होगा, ये जो गिल्स हैं ये रेडिश बहुत वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है,
जो कि इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म रहता है ना, इसको हम ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशल वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब आता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन सब के पास क्या रहता है, लंग्स प्रेजेंट रहता है, वेल डेवलप्ड, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि एम्फीबियन का एक एग्जाम्पल है फ्रॉग, ठीक है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो। मतलब जब वो फ्रॉग टेरेस्ट्रियल में रहेगा, लैंड में रहेगा, तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन जैसे ही वो पानी में जाएगा तो वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। जैसे ही वो पानी में जाएगा तो क्या करेगा, अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, जिसको हम स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है सारे के सारे, जिसको मैंने टेबुलर फॉर्म में आपके ईज के लिए रखा हुआ। आई होप आपको ये ईजिली समझ में आ गया होगा। ओके, सो हम आगे हम बढ़ते हैं। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। ओके, कुछ नहीं, हमें जस्ट इमेजिन करें कि हमारे बॉडी में कोई सा भी ऑर्गन नहीं है, पूरा मैंने बॉडी, ह्यूमन बॉडी को एम्प्टी कर दिया, ठीक है। अब एम्प्टी कर दिया, ठीक है, इतनी बात बस ध्यान रखेंगे। अब ह्यूमन बॉडी का जो बैक साइड होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, डॉर्सल कैविटी कहते हैं, डॉर्सल साइड कहते हैं, ठीक है। और जो फ्रंट साइड, उससे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड कहते हैं, ठीक है। फ्रंट साइड है वेंट्रल साइड। हमारा जो डॉर्सल साइड है, ठीक है। अब डॉर्सल साइड के अंदर पता है कितनी कैविटियाँ थी, 2 कैविटियाँ थी। एक तो कैरिनियल कैविटी, जिसमें हमारा क्या रह रहा है, ब्रेन फिट रह रहा है भाई। और क्या रहा है, ये जो पतला सा देख पा रहे हो, अब इसके अंदर क्या रहता है, इससे हम स्पाइनल कैविटी क्या है, इसके अंदर हमारा क्या रहता है, स्पाइन रहता है ना। तो क्रैनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी को मिला के क्या बनता है, हमारा डॉर्सल कैविटी बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं वेंट्रल साइड में। अब जो ये ऊपर का जो आपको दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं थोरैसिक कैविटी कहते हैं। और ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि डिवाइड कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये जो नीचे का साइड है, इसे हम क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और जो एकदम नीचे का साइड होता है, लोअर पोर्शन, जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, पेल्विक कैविटी कहते हैं, ठीक है। और इन सबको मिला करके हमारा क्या बनता है, वेंट्रल कैविटी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक सेकंड, आज का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कौन सी कैविटी, वो थोरेसिक कैविटी है। तो थोरेसिक कैविटी वो कैसे बनी हुई रहती है, उससे हम एक बार समझ लेंगे और देख लेंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये क्या है, थोरेसिक कैविटी का ही पार्ट है, ठीक है। अब ये बना हुआ कैसे है, ये आगे के साइड जो बोन दिख रहा है, इससे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। और इसी स्टर्नम बोन को क्या कहते हैं, एक और नेम है, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। सो थोरेसिक कैविटी वेंट्रली किससे बना हुआ है, स्टर्नम से। और डॉर्सल यानी कि बैक साइड वो किससे बना, हमारे वर्टिब्री से बना हुआ है, ठीक है। और लेटरल यानी कि साइड से वो किससे बना हुआ है, रिब्स से बना हुआ है। किससे, रिब्स से, ऐसे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उससे रिलेटेड कुछ मसल्स होते हैं। उन मसल्स को हम पहले समझ लेते हैं, कौन कौन से मसल कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फिर हम उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं हम आगे वीडियो में समझेंगे, ठीक है। मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एक मसल तो बहुत पता ही है आप लोग को ऑलरेडी, डायफ्राम। एंड हमारे जो रिब्स होते हैं ना, रिब्स के 2 रिब्स के बीच में ये मसल प्रेजेंट होते हैं। ये जो आगे दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, इससे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आए, ओके। और ये जो अंदर के साइड जो मिडल में, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और ये जो सबसे अंदर में है, इससे हम क्या कहते हैं, इनर मोस्ट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ओके। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो 4 मसल्स है, मेनली तो आपका डायफ्राम हो गया, और एक आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गया, और एक आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो गया। यही मेनली 3 वर्क करते हैं, और ये भी वर्क करता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये और ये गिवन है। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल गिवन है एंड दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल गिवन है, और डायफ्राम तो गिवन है, ठीक है। ये गिवन नहीं है, बट पता होना चाहिए कि इनर मोस्ट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये, ओके। आई होप मसल्स भी क्लियर हो गए होंगे आपको। सो हम आगे बढ़ते हैं अब स्ट्रक्चर्स में।
अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को समझेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो सीक्वेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी हम समझेंगे डिटेल में। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट होता है नोज से, ठीक है, जिसे हम नॉस्ट्रल्स भी कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल हो गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल लेयर से, ठीक है। माउथ से हमारा रेस्पिरेशन नहीं शुरू होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, नोज से। तो हम नोज के बारे में हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है वो हम एक बार समझ लेते हैं। वेट, लेट मी जूम आउट। हमें पता है कि हमारी जो नोज़ है उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स का क्या काम रहता है, एयर के थ्रू जो भी हम इनहेल कर रहे हैं उसमें बहुत सारे डर्ट वगैरह जो भी आ रहे हैं उन सबको क्या करना है, ट्रैप करना, ठीक है। तो ये नोज़ हेयर्स का काम हो गया। अब अगर हम नोज़ की जो लाइनिंग देखें ना, ये नोज़ की जो लाइनिंग है, पूरे नोज़ नहीं, पूरे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है ना उसकी लाइनिंग किससे बनी हुई रहती है, सीलिएटेड एपिथेलियम कॉलमनार से बनी रहती है, ठीक है। सीलिएटेड क्यों, बताता हूँ। सिलेटेड इसलिए क्योंकि वो क्या कर रहा है, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को म्यूकस जो रिलीज कर रहा है हमारे बॉडी, उससे उससे क्या करने के लिए, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फैलाने के लिए, ठीक है। तो ये सीलिया प्रेजेंट्स होता है। अब यहाँ पे पर्पल डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, जो सिलेटेड एपिथेलियम कॉलमनार है ना, बीच बीच में यहाँ पे एक सेल्स प्रेजेंट होता है जिससे हम गॉबलेट सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल। ये क्या करता है, ये क्या रिलीज करता है, ये म्यूकस रिलीज करता है। क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है, और सीले इसी म्यूकस को फैलाने का काम करता है, ठीक है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर नोज का और ये लाइनिंग जो है वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम फर्दर हम पार्ट्स हम देखते हैं, ठीक है। नोज से हम धीरे धीरे अंदर जाते हैं, ओके। तो हम नोज से जैसे ही अंदर जाएंगे तो सबसे पहले क्या आता है, ये हमारा क्या हो गया, नेजल कैविटी हो गया, नेजल कैविटी हो गया, ये नॉस्ट्रल्स हो गया, ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट किस में आता है आपका, सॉरी एक सेकेंड, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका किस में आता है, फेरिंग्स में, ओके। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पाथ है किसका, बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब हम फेरिंग्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हो गया जो नेजल पैसेज के ज़्यादा पास में है, तो इसे हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। एंड जो हमारा ओरल कैविटी है, हमें पता है हमारा क्या है, ओरल कैविटी है, तो इससे हम क्या कहते थे, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स हम कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा इधर पता है कि ये वॉइस बॉक्स होता है जिससे हम लैरिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लैरिंग्स के पास में होता है, तो इस पार्ट के फेरिंग्स को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, लैरिंगो फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट हो गए, एक नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स, और थर्ड वन इज लैरिंगो फेरिंग्स। आई होप आपको फेरिंग्स के स्ट्रक्चर्स भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम फर्दर मोर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये डिटेल डायग्राम हो गया, ठीक है। ये सबसे पहले हमने क्या देखा, एयर एंट्री किया हमारा नॉस्ट्रल से, ठीक है। फिर हमने नेजल कैविटी देखा, नेजल कैविटी का ये एक छोटा सा इधर होल रहता है नेजोफेरिंग्स में, इससे हम क्या कहते हैं, यूशियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। यूशियन ट्यूब ये क्या करता है, मिडल ईयर को नोज से नेजल जो कैविटी है उससे कनेक्ट करता है। इसीलिए कई बार हमारे जब कोल्ड होता है, जब हमें सर्दी होता है, तो कई बार बोलते हैं ना हमारा कान जाम हो गया, हमें कान नहीं सुनाई दे रहा है, ब्लॉकेज जैसा लग रहा है, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि इस ट्यूब में क्या हो जाता है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट हो रहा होता है, तो ये म्यूकस क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है इसको, ठीक है। तो वो जाम इसलिए लगने लगता है क्योंकि वो इस ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, यूशियन ट्यूब को, ओके। हमने फिर फेरिंग्स को पढ़ लिया था ऑलरेडी कि फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक नेजोफेरिंग्स, ठीक है, फिर एक ओरोफेरिंग्स, और थर्ड वन इज लैरिंगोफेरिंग्स। फिर लैरिंग्स में एक स्ट्रक्चर इधर मैं बड़ा सा बना देता हूँ, वेट। लैरिंग्स कुछ नहीं, ऐसा मेरा वॉइस बॉक्स हो गया, ठीक है। अब उसके ऊपर एक कवरिंग रहता है, ठीक है,
इससे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये कार्टिलेजेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं, जब हम, क्योंकि हमारा क्या रह रहा है, ये फेरिंग्स का रह रहा है, अब इसमें से खाने भी हम जा रहे हैं, ठीक है। ये नोज हो गया, ये माउथ हो गया, सपोज, वेट, क्लियर डायग्राम बनाने दो। ये नोज है, ये हमारा माउथ है, और ये चिन, नेक है, लैरिंग्स इधर, एपिग्लॉटिस इधर है। क्योंकि हमें पता है जो हमारा रेस्पिरेटरी का ट्रैक्ट है, स्टार्टिंग में हमारा फूड पाइप से और वो दोनों सेम में रहता है। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, लैरिंग्स में ना चला जाए, ठीक है। इसलिए ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या रहता है, तुरंत कवर करने के लिए रहता है। किस लिए रहता है, कवर करने के लिए। इस फ्लैप स्ट्रक्चर को कहते हैं एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि कुछ नहीं, कार्टिलेजेनियस स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है, वो जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे ही हम खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही फूड गया तो उस वक्त क्या होता है, ये तुरंत इसको क्लोज कर देगा, लैरिंग्स को, वोकल कॉर्ड्स को हमारे क्लोज कर देगा, ठीक है। जिसको से खाना हमारा डायरेक्ट एसोफेगस में चला जाए। इसीलिए सुना होगा कि बड़े लोग बोलते हैं खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बात करते हो तब क्या होता है कि आपके वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, खुलने लगते हैं, खुलने और बंद होने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है, एपिग्लॉटिस भी खुलता है जब आप बोलते हो। आप जब खाते वक्त बोलोगे तो क्या होगा, खाना जाने के चांसेस इसमें हाई हो जाते हैं, और ये क्या कर सकता है, फर्दर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, एस्पिरेट भी वो पर्सन कर सकता है। इसीलिए खाते वक्त कभी भी हमें बात नहीं करना चाहिए, बहुत बार आपने सुना ही होगा घर में। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या गिवन है, वेट, लेट मी जूम। आगे हमारा, हमने लैरिंग्स तक पढ़ लिया, अब हम ट्रैकिया देखेंगे। ट्रैकिया क्या है, ठीक है। ट्रैकिया को हम एक बार डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, वेट। ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है। क्या ये हमारा ट्रैकिया हो गया। अब ट्रैकिया पता है कि वो रिंग लाइक शेप्ड से पूरा ऐसे कवर रहता है, जिसको आप नेक में अगर आप टच भी करोगे तो आप फील कर पाओगे कि आपका गले में कुछ तो ऐसा है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो प्लेन नहीं है, वो प्लेन नहीं है, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये आप फील भी कर सकते हो अगर आप अपने नेक को टच करोगे तो, वेंट्रली, ओके। अब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, ये सीधा सिंपल प्लेन क्यों नहीं है, ठीक है। इसका पीछे का भी एक रीज़न है, ये प्लेन क्यों नहीं, क्योंकि जब हम कफ करेंगे, जब हम छींकेंगे, जोर से स्नीज करेंगे, तो चांसेस है कि ये अगर प्लेन रहे तो ये कोलैप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कोलैप्स हो जाएगा, और एक बार कोलैप्स हो गए तो वो क्या हो जाएगा, वो इंसान फैटल हो जाएगा, डेथ पक्का है, ठीक है। इसीलिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये किसके बने हुए रहते हैं, कार्टिलेज के, कार्टिलेज के बने हुए रहते हैं। कौन से कार्टिलेज, हाइलीन, वेट, हाइलीन कार्टिलेज के ये बना हुआ रहता है, ठीक है। ये शी शेप्ड कार्टिलेज होता है, ये क्या होता है, शी शेप्ड कार्टिलेज होता है, हम देख भी सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा ल्यूमेन हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है। ट्रैकिया का क्या है, ल्यूमेन है। और ये देख पा रहे हो जो सी शेप्ड है, ये क्या है, हमारा हाइलीन कार्टिलेज है। पीछे जो खाली बच जाता है पार्ट, ये आपका बना हुआ रहता है फाइब्रोमस्कुलर पार्ट से ये बना हुआ रहता है। और यहीं पे आपका क्या रहता है, एक एसोफेगस भी रहता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और बात मुझे बताना है, जो ट्रैकिया स्टार्ट होता है आपका C3 से स्टार्ट होता है। सर्वाइकल जो बोन है, स्पाइनल को आप पढ़ोगे अब फर्दर आगे कि जो आपका स्पाइन है उसको भी हम रीजन्स में हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा सर्वाइकल जो रीजन होता है, ठीक है, सर्वाइकल जो रीजन होता है, ये सर्वाइकल रीजन आपका जनरली C1 to C5 का रहता है। तो आपका जो ट्रैकिया स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, C3 से। और जो आपका थोरेसिक जो है, आपका स्पाइन जो आता है, थोरेसिक वर्टिब्री जो आता है, वो आपका होता है T1 to T12 होता है। और वो ट्रैकिया कहाँ पे ख़त्म होता है, वो होता है आपका T5, ठीक है। ख़त्म हो रहा है मीन्स
वो जिस पार्ट में वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दो मेन ब्रोंकाई में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और ये जहाँ पे डिवाइड होता है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैरिना कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरिना कहते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। C3 स्टार्टिंग पॉइंट है और T5 क्या है, आपका एंडिंग पॉइंट है ट्रैकिया का। ओके, C for cervical vertebrae and T for thoracic vertebrae. Okay, I hope it is clear to you. Now चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने ट्रैकिया भी अब हम देख लिया। अब वो क्या कर रहा है, अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, देखो कैरिना मैंने ऑलरेडी कह दिया आपको। ठीक है, कैरिना, लेट मी जूम आउट। कैरिना हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम आते हैं लंग्स पे। अब ये लंग्स जो है हमारा, मैं आपको एक लंग्स बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक लंग हो गया। ठीक है, अब इस लंग की ये जो लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग, ये एक चीज़ से लाइनिंग है, उसका नाम क्या है, विस्सेरल प्लूरा। ठीक है, क्या नाम है, विस्सेलर प्लूरा। और एक और लाइनिंग भी है, एक और लाइनिंग से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, जिससे हम क्या कहते हैं, वेट अ मिनट, अच्छे से बनाने दो। एक और लाइनिंग है जिससे हम क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा। अब इसके अंदर जो फ्लूइड हमारा भरा पड़ा है ना, जो हमारा फ्लूइड भरा पड़ा है, उससे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, सेरेस फ्लूइड कहते हैं। आप प्लूरल फ्लूइड भी याद रख सकते हो क्योंकि आपके आंसर में प्लूरल फ्लूइड ही है। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारा ब्रोंकाई है, जो ट्रैकिया था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। ये दोनों को हम क्या कहते हैं, मेन ब्रोंकाई कहते हैं, मेन ब्रोंकस। एक सिंगुलर की बात करें तो ब्रोंकस और प्लूरल की बात करें तो ब्रोंकाई। तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हम आपको एक समझाते हैं, दोनों एक साइड ही रहते हैं। वेट, लेट मी ड्रॉ। ये ट्रैकिया हो गया और ये मैं आपको एक ब्रोंकाई बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो देख पा रहे होगे आप ऑलरेडी, ये जो रेड से ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है, इससे जो स्टार्टिंग का जो मेन ब्रोंकाई रहता है उसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, वो फर्दर डिवाइड भी होता रहता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, फिर एक होता है उससे भी फर्दर वो और डिवाइड होता है। ठीक है, जस्ट लाइक ट्रीज़ कैसे होते हैं, ट्री में कैसे ब्रांचिंग होती है, वैसे ही ब्रांचिंग होता रहता है। ठीक है, तो फिर होता है टर्शियरी ब्रोंकाई उसे कहते हैं। और फिर टर्शियरी के बाद फिर से वो और एकदम पतली पतली और ब्रांचिंग फॉर्मेशन करने लगता है, जिससे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ओके, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब ब्रोंकियोल्स के बाद वेट, ब्रोंकियोल्स तक रीच हो गया ना, जैसे ही फाइनली जो ब्रांच जो होता है वो आपका ब्रोंकियोल्स तक ही होता है। ब्रोंकियोल्स का क्या होता है, और एक पतली सी ब्रांचिंग होती है। ठीक है, उससे क्या लगा हुआ रहता है, आपका अल्वियोली लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रोंकियोल से अल्वियोली को कनेक्ट कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलियर डक्ट कहते हैं। हम क्या कहते हैं, एल्वियोलियर डक्ट कहते हैं। ठीक है, हमारा ये एल्वियोली हो गया, आपको उधर डायग्राम में अच्छे से ऑलरेडी बना के समझाया गया। ये रहा हमारा एल्वियोली हो गया। ठीक है, और फिर हमारा ये डायफ्राम हो गया, वेट, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हमने देख लिया सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। अब हम वेट, एक पार्ट में बता दूं, ये जो हम किसी का भी अगर माउथ आ करके अगर हम देखेंगे ना, तो हमें एक पतला सा ऐसा घंटी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। वेट, ये लिप हो गया। ठीक है, ये लिप हो गए, ये टीथ हो गए, और हम देखेंगे तो हमें घंटी जैसा स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा होगा। ये घंटी जैसा स्ट्रक्चर पता है क्या रहता है, ये इसे हम उवुला कहते हैं। हम क्या कहते हैं, उवुला कहते हैं। देखो इधर मैंने अपर में मेंशन करके रखा है, उवुला कहते हैं। ठीक है, अब ये उवुला क्यों रहता है, जैसे हमने देखा था कि ट्रैकिया में, सॉरी,
लैरिंग्स को कवर करता है एपिग्लॉटिस, ठीक है, कार्टिलेज का ही बना रहता है, इसे हम एपिग्लॉटिस ये कवर करने का काम करता है। जब हम कोई खाते पीते हैं चीज़ को तो उसको प्रिवेंट करता है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके एस्पिरेट ना कर जाए। सेम चीज़ जो हमारा उवुला रहता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या रहता है आपका नेज़ल पैसेज और बकल जो पैसेज है वो जाके मिल रहा होता है, तो उवुला क्या करता है कवरिंग का काम करता है, ठीक है, ब्लॉक करने का काम करता है। जब आप खाते हो तो क्या कर जाता है ये ऊपर के साइड लिफ्ट हो जाता है ऐसे करके, जिससे ये पार्ट आपका ब्लॉक हो जाता है और आपका खाना नोज़ में ना जाकर सीधा एसोफेगस में जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैं भूल गया था तो मैंने समझा दिया। अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक सीक्वेंस हम याद करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ गया, नॉस्ट्रिल आ गया, फिर उसके बाद क्या आ गया हमारा नेज़ल पैसेज आ गया, नेज़ल कैविटी, कुछ भी बोलो सेम है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा फेरिंग्स आता है, ठीक है, फेरिंग्स क्या आता है हमारा लैरिंग्स आता है, ठीक है, लैरिंग्स फिर क्या आ गया हमारा ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया के बाद हमने फिर क्या किया था ब्रोंकाई, जो कि आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और फिर लास्ट में आके ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोली डक्ट एंड देन एल्वियोली, ठीक है। आपका ये ब्रोंकाई हो गया, फिर कहाँ पे आपका डायरेक्ट एल्वियोली में आ जाती है चीज़ें, ठीक है। एक पूरा जो ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। सो ये आपको लर्न होना चाहिए करेक्ट जो सीक्वेंस है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है। अब ये जो जहाँ तक हमने देखा अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। एक तो कंडक्टिंग पार्ट हो गया, दूसरा एक्सचेंजिंग पार्ट हो गया। हम देखते हैं कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है और एक्सचेंजिंग पार्ट क्या होता है, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है, कुछ नहीं, कंडक्ट कर रहा है, अरे कंडक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, हम जो इनहेल कर रहे हैं ना, जो बंदा इनहेल कर रहा है, ठीक है, जो हम इनहेल कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, कंडक्ट हो रहा है, वो जाने दे रहा है। अब इसके अंदर कौन कौन आ गया, आपका नेज़ल पैसेज आ गया, वहाँ पे तो आपका कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है गैस, ठीक है। फिर वो फर्दर मोर और जाता है अंदर, फेरिंग्स हो गया, ठीक है, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, फिर ब्रोंकियोल्स हो गए आपके, ठीक है, यहाँ तक ये ब्रोंकियोल्स, फिर ठीक है, यहाँ तक का जो पार्ट है ना, इस सब का सब क्या आता है आपका कंडक्टिंग पार्ट में आ गया। किस में आ गया, कंडक्टिंग पार्ट में आ गया। कौन कौन आ गया, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, और फिर क्या आ गया, ब्रोंकियोल्स आ गया, ठीक है। अब एक्सचेंजिंग पार्ट के अंदर क्या क्या आ गया, देखो ये लास्ट ब्रोंकियोल से ये हमारा एल्वियोलियर डक्ट है, ठीक है, एल्वियोलियर क्या है, वेट, डक्ट है, और यहाँ से फिर हमारा एल्वियोली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एल्वियोली है आपका। तो एक्सचेंजिंग पार्ट में कौन आता है, एल्वियोली, क्योंकि यहीं पर ये हमारा ब्लड वेसल हो गया, यहीं पर हमारा क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, O2 ब्लड में जा रहा है और ब्लड से कौन जा रहा है, एल्वियोली में CO2, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंजिंग पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो हम आगे बढ़ते हैं, लंग्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे 2 लंग्स होते हैं, एक राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, ठीक है, और दोनों लंग्स में कौन बड़ा हुआ रहता है, जो हमारा राइट लंग होता है वो इट इज़ बिगर देन द लेफ्ट लंग, ओके, राइट इज़ बिगर देन लेफ्ट, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं जो हमारा राइट लंग है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं, और जो हमारा लेफ्ट हमारा जो राइट लंग है, वेट, हमारा जो राइट लंग है और लेफ्ट लंग से क्या है वो बड़ा है, ठीक है, राइट इज ग्रेटर देन द लेफ्ट, ओके। सो राइट लंग इसलिए बड़ा है क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है कि राइट लंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे लेफ्ट लंग को हम सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब जो डिवाइड कर रहे होते हैं ना, इस बेसिस पे हमें दिख जाता है कि विच इज़ ग्रेटर देन टू वूम। सो राइट लंग क्या है, बड़ा है हमारे लेफ्ट के कंपेरिजन। अब लंग्स को भी हम 2 पार्ट में 2 लोब्स में हम डिवाइड करते हैं, एक अपर लोब और एक लोअर लोब। ये दोनों लंग्स में सेम होता है, राइट लंग में भी आपके राइट अपर लोब होता है और राइट में आपका राइट लोअर लोब होता है। सेम आपके जो लेफ्ट लंग है उसमें भी क्या होता है, लेफ्ट अपर लोब होता है, और जो
जो नीचे वाला हिस्सा उसे हम लेफ्ट लोअर लोब भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइंस हम डिवाइड कर रहे हैं ना, इसके भी नाम्स हैं। जो ये हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा डिवाइड हो रहा है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल फिशर्स कहते हैं। जो थोड़ा सा ऐसा ऑब्लिक जैसा हो रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर कहते हैं। ठीक है, ये जो ऑब्लिक फिशर है आपके राइट एंड लेफ्ट दोनों में कॉमन रहता है। राइट में एक एक्स्ट्रा फिशर रहता है जिसे हम हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं। सो इतना ही आपको एनाटॉमी पढ़ना था एनसीईआरटी के बेसिस के लिए। अब हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम रीडिंग से समझेंगे। आई होप इतना जहाँ तक समझा है उतना तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। ओके, सो wait. As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid and ठीक है etc. अब हमें पता है, हमने देखा भी था रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपके ये जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड ये सब कुछ रहते हैं और प्लस हम O2 लेकर के हम क्या कर देते हैं, ATP हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और CO2 और H2O क्या हो जाता है, एज अ विच प्रोडक्ट वो लिबरेट हो जाता है। ठीक है, अब हम एक टर्म का यूज़ करते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब फैटी एसिड, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्रेक डाउन होकर जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ना, इसे हम एक टर्म से डिनोट करते हैं, वो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी substrates. Okay, I hope the term is clear to you all. So हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब टू डेराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। डेराइव एनर्जी हमें कहाँ से मिले, क्योंकि हमने देख लिया ऑलरेडी, ग्लूकोज या कुछ भी लेकर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के हमें ATP मिलता है जो कि हमारा एनर्जी सोर्स होता है, जिससे कि हम हमारी पूरी बॉडी सेल्स वगैरह सब कुछ अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। ठीक है, एज अ विच प्रोडक्ट क्या लिबरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग एबव कैटाबॉलिक रिएक्शन मीन्स cellular respiration. ठीक है, it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells since CO2 produced by the cells have to be released out. This process of exchange of O2 and atmosphere and from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, commonly known as respiration. आई होप ये टर्म क्लियर है। हमें पता है ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। ब्रीदिंग कुछ नहीं, रेस्पिरेशन का एक स्टेप है। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये लाइन कि एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स, अगर ब्रीदिंग के बजाय अगर रेस्पिरेशन भी दिया हो तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड में भी ये पर्टिकुलर ये लाइन समझाया था एनसीईआरटी का। ओके, हम आगे देखते हैं। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, you know that it is due to the breathing. How do we breathe? The respiratory organs and mechanism of breathing are described in the following section. Okay, इस लाइन्स में कुछ नहीं है, हम आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग varying among different groups of animals depending mainly on their habitat and level of organization. ठीक है, मतलब अलग अलग लेवल के हिसाब से, अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से सबका जो मैकेनिज्म है ना ऑर्गन्स ब्रीदिंग का, वो बहुत वेरी करता है। ठीक है, हमने ऑलरेडी, मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में एनसीईआरटी का यही जो पेज है, यही पैरा समझाने की कोशिश किया है। टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जैसे कि जो स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैट फॉर्म में ये कैसे एक्सचेंज ऑफ CO2 करते हैं, बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, अब एक हमारा अर्थवर्म है, वो कैसे करता है, उसके पास कुछ नहीं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको मॉइस्ट क्यूटिकल्स कहते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट के पास क्या रहता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स। यह सब आपको लर्न होने चाहिए, कौन से ऑर्गन के पास कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, अब वहीं पे जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है, मोलस्कस है, ठीक है, उनके पास क्या होता है कि हाईली जो आपके एक्वेटिक जितने भी एनिमल्स हो गए कुछ कुछ, ठीक है, और जो एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड, मोलस्कस, ये सब के पास क्या रहता है, एक ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जिसे हम गिल्स कहते हैं। ये स्पेशल टाइप्स का क्या रहता है, वस्कुलराइज्ड ऑर्गन रहता है। ठीक है, अब वहीं पे वेर एरियाज वस्कुलराइज्ड बैक्स कॉल्ड लंग्स
जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन हम उससे ही कहेंगे जहाँ पे लंग्स होगा। पल्मोनरी वर्ड इज इक्वल्स टू लंग्स, ओके, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ or terrestrial forms for the exchange of gases. Among vertebrates, fishes uses gills, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs. Okay. फिशेस गिल्स यूज़ करते हैं, बाकी जितने आपके वर्टिब्रेट हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गन एनिमल्स हो गए, वो सब क्या स्टेप का रेस्पिरेशन करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, वहीं पे लाइन में आपको समझाया था कि जो फ्रॉग के एक एम्फीबियन है वो आपके लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जब वो लैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल में होगा, ठीक है, तब वो कैसा रेस्पिरेशन करेगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेकिन वही जब वाटर में होगा तो वो किससे रेस्पिरेशन करेगा, अपने मॉइस्ट स्किन से, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा ही था कि ये जो नॉस्ट्रल्स है और ये हमारा अपर लिप के ऊपर रहता है और फिर वही लीड करता है आगे जाकर क्या, नेजल पैसेज को। ठीक है, नेजल से फिर हमारा क्या बन जाता है, थ्रू द नेजल पैसेज ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। जब वो फेरिंग्स में ओपन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेजोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अ पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स, ये याद रखना कि फेरिंग्स क्या है, कॉमन पोर्शन है फॉर बोथ फूड एंड एयर। ओके, द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। अब जो लैरिंग्स रीजन होगा ना, जो लैरिंग होगा आपका, वेट लेट मी एक्सप्लेन। अब जो ये आपका लैरिंग्स हो गया, ये चिन है आपका, ये नेक हो गया है। ठीक है, अब ये जो लैरिंग्स है तो उसके ऊपर का जहाँ पे फेरिंजेस खत्म हो रहा है तो उसे हमें ऑलरेडी पता ही है, हमने ऑलरेडी आपको बताया ही था कि उससे क्या कहते हैं, लैरिंगो फेरिंग्स कहते हैं। वहाँ पे वो क्या ओपन हुआ, लैरिंग्स ओपन हुआ, लैरिंग का फिर क्या हो जाता है, ट्रैकिया होता है। ठीक है, अब एक और बात, जो हमारा वोकल कॉर्ड है ना, उसके लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, ग्लॉटिस। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। ठीक है, अब ग्लॉटिस यानी कि वोकल कॉर्ड के जितना अपर वाला पार्ट होगा ना, उससे हम क्या कहते हैं, सुप्रा ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा लोअर पार्ट होगा उससे हम क्या, वो डायग्राम इरेज हो गया, मैं फिर से बना देता हूँ, वेट। ये हमारा चिन हो गया और ये हमारा नेक हो गया और ये हमारा लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स इसी के अंदर, और ये ट्रैकिया हो गया। ठीक है, अब लैरिंग्स के अंदर ये हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वोकल कॉर्ड्स हम ग्लॉटिस कहते हैं, और जो ऊपर का जो रीजन है ग्लॉटिस यानी कि वोकल कॉर्ड के ऊपर का रीजन है उससे हम सुप्रा ग्लॉटिस कहते हैं। और जो ग्लॉटिस के नीचे का जितना भी पोर्शन है पूरा ट्रैकिया, उससे हम क्या कहते हैं, सब ग्लॉटिस कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम फर्दर रीड आउट करते हैं। ठीक है, larynx इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, हेंस इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स भी हम कहते हैं larynx, क्योंकि वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है तभी हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये हमने ऑलरेडी देखा था कि किस तरीके से हम जब खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस कवर करता है। इस वजह से बहुत बार सुना होगा, बड़े लोग बोलते हैं कि खाते वक्त बातें नहीं करना चाहिए, इसी रीज़न की वजह से, वरना क्या होगा, एस्पिरेट कर जाएगा वो बंदा अगर उसने खाते वक्त बात कर लिया तो। ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, हमने ऑलरेडी ये बात पता है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae। हमने ऑलरेडी देखा था कि वो C3 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, T5 पे, thoracic vertebrae पे। ठीक है, मतलब एंड हो रहा है, क्या हो रहा है कि वो ट्रैकिया कुछ नहीं, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रैकिया क्या करता है, दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होता है। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। Each bronchi undergoes repeated division to form secondary bronchi। हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रोंकाई जो फर्दर डिवाइड करते जा रहा था तो सेकेंडरी ब्रोंकाई फॉर्म करता है, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई भी फॉर्म करता है, फिर ब्रोंकियोल्स तक जाता है। ठीक है, अब एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं भूल गया था, वेट।
अब जो ट्रैकिया पे जो हाइलिन कार्टिलेज जो रहता है ना सी शेप का, वो आपके ब्रोंक्यूल्स तक रहता है, ठीक है, उसके बाद फिर नहीं रहता है, ठीक है। जो आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है ना वहाँ तक रह रहा है, फिर उसके बाद फिर वो क्या हो रहा है, ब्रोंक्यूल जैसे धीरे धीरे और टर्मिनल ब्रोंक्यूल की तरफ बढ़ रहा होता है, तब वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखना। हाइलिन कार्टिलेज कहाँ से शुरू हो रहा है, ट्रैकिया में पूरा रह रहा है, आपके प्राइमरी ब्रोंकाई में रह रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में रह रहा है, टर्शियरी ब्रोंकाई में रह रहा है, और लास्ट कहाँ तक रह रहा है, वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक रह रहा है। उसके बाद हाइलिन कार्टिलेज नहीं होगा, जस्ट प्लेन होगा। हाइलिन कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब हमने देख लिया इनिशियल ब्रोंक्यूल सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि ब्रोंक्यूल्स क्या है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल में क्या रह रहा है, फिर भी आपके कार्टिलेजिनियस रिंग्स यानी कि हाइलिन कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट हो रहे हैं, और जो टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स होता है उसमें जो हाइलिन कार्टिलेज है वो एब्सेंट हो जाता है, वो रिंग ही नहीं होता है, ठीक है, जस्ट प्लेन ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अल्वियोली। इरेगुलर वॉल लाइक ऐसा रहता है, अंगूर के गुच्छे के जैसा रहता है, लाइक बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है, ऐसा रहता है अल्वियोली का स्ट्रक्चर, ठीक है। इट लुक लाइक दिस, उससे हम क्या कहते हैं, अल्वियोली कहते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोली कंप्राइजेस द लंग्स। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। प्लूरा ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सो इस लाइन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, हमने देखा था कि जो लंग्स की कवरिंग है उससे हम कहते हैं विसरल प्लूरा कह रहे हैं, और एक बाहर की कवरिंग रह रहा है जिसे हम पैराइटल प्लूरा कह रहे हैं, और अंदर कौन सा फ्लूइड भरा है, सरस फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड भी हम उसे कहते हैं। अब इसका काम क्या है, हम उसको आखिर एक लंग्स को हम फ्लूइड में क्यों भर रहे हैं, इसका ये काम है कि वो ऑर्गन जो हमारे वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक रूम बहुत बड़ा सा, एक रूम में लंग्स रहेगा, एक रूम में स्टमक रहेगा, ऐसा नहीं है। सबके सब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ना, तो आपस में क्या कर सकते हैं, टकरा सकते हैं, घिस सकते हैं। तो क्या हो जाता है, ये जो लिक्विड है ये फ्रिक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से वो अगर आपस में टच भी हो तो उसमें क्या हो, एक घिस ना जाए, ठीक है, ख़राब ना हो जाए। फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये जो आपका फ्लूइड है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए रहता है, ठीक है। इट reduces friction on the lung surface. The outer pleural membrane is outer pleural membrane को हम क्या कहते हैं, parietal pleura कहते हैं, is in close contact in with the thoracic wait thoracic lining, ठीक है। जो आपका thoracic जो कैविटी है पूरा उसके ज़्यादा पास में आता है, क्योंकि देखो ना यार लंग्स तो अंदर है, उसको कवर कर रहा है विसरल प्लूरा, लेकिन फिर उसको बाहर से कौन कवर कर रहा है, पैराइटल प्लूरा, जो कि थोरेसिक कैविटी के पास में रहता है, ठीक है। इनर प्लूरा मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग्स, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। इनर प्लूरा को हम क्या कह रहे हैं, विसरल प्लूरा भी कह रहे हैं। The part starting with the external nostril up to the terminal bronchioles constitutes the conducting part, ठीक है, ये हमने देखा था ऑलरेडी conducting part, where is the alveoli and their ducts from the respiratory or exchange पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने देखा है। रेस्पिरेटरी कुछ नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करें, कंडक्टिंग पार्ट और एक गैसेस एक्सचेंज पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब कंडक्टिंग पार्ट के अंदर क्या 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 हो रहा है वो देख लेते हैं। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द अल्वियोली। कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, अरे वो एयर को जस्ट कंडक्ट करने का, अपने अंदर से पास होना दे रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उसके अंदर कुछ भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या करता है, वो क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ह्यूमिडिफिकेशन ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी। अब ये क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, मॉइस्चर करता है, ठीक है। ड्राई एयर नहीं जाता है क्योंकि म्यूकस रिलीज हो रहा होता है ना, तो मॉइस्चर भी करता है। प्लस हमारे जो नोज़ के जो हेयर्स रहते हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो और अंदर तक ना जा सके, ठीक है। तो फॉरेन पार्टिकल को भी ग्रैब करते हैं, ह्यूमिडिफाई भी करता है, और फिर वो लास्ट कहाँ तक लेके आ जाता है, बॉडी के टेम्परेचर तक लेके आता है एयर को, तब जा कर के अल्वियोली में एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये फंक्शन है कंडक्टिंग पार्ट का। कंडक्टिंग पार्ट के हमने कौन कौन से फंक्शन देखे, एक तो क्लियर रखना फॉरेन पार्टिकल से, दूसरा ह्यूमिडिफिकेशन, थर्ड इज टेम्परेचर को क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर तक लेके आता है। तब जा करके जो एक्सचेंजिंग पार्ट है, एक्सचेंजिंग साइट है, वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल डिफ्यूज़न होता है किसका, O2 और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेम्बर,
हम ऑलरेडी पता है, विच इज़ एनाटोमिकली एयर टाइट चेम्बर रहता है। थोरेसिक चेम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली साइड से क्या रहता है, रिब्स रहता है, ठीक है। ऑन द लोअर साइड ऑफ द डोम शेपेड क्या रहता है, डायफ्राम रहता है, जो कि हमारा ये रहता है ना, हमारा रेस्पिरेटरी हो गया, इधर लंग्स हो गए, ये डोम शेपेड में क्या रह रहा है, हमारा डायफ्राम रह रहा है। द एनाटोमिकली सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of the thorax cavity will reflect in the lungs pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. मतलब जैसे सांस ले रहे हो तो हमारा रिब केज कैसे, हमारे thoracic cavity वो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। जब हम सांस हो रहे हैं तो वो एक्सपांशन क्या हो रहा है, वापस से रिलैक्स फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो है ना एक्सपांशन और रिलैक्सेशन, ये बहुत हेल्पफुल होता है किसमें, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। वेट, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे ऑलरेडी स्टेप्स बताए गए हैं, ये ऑलरेडी स्टेप्स हमने देख चुके, ऑलरेडी हमने रीड करके रखा है कि रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आज के लिए हम बस यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे, और ये पार्ट 1 था, और नेक्स्ट पार्ट में हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी पढ़ेंगे। वेट, सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है सो प्लीज़ उसे कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।